नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की खास बड़ी खबर से। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि आज 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। अगर आज से गिनती करें तो देश भर में लोग पिछले 102 साल से सहकारिता दिवस मनाते आ रहे हैं। इसे दुनिया भर में भी मान्यता प्राप्त है। मैं इस दिन सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज कई प्रकार से ये महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले 102वां सहकारी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन है। 102 साल से एक प्रकार से आज के दिन को गिन ले तो देश भर के लोग इस दिन को सहकारिता के दिन के रूप में मनाते हैं। दुनिया में भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन की इसकी मान्यता है। और आज मैं देश और दुनिया के गुजरात के सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक सहकारिता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान के कोटा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, समाजवादी और राजनीतिक विद्यार्थी जीवन से ही हमने यहाँ सब कुछ अनुभव किया है। यहाँ की जनता का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिला। हमने इस क्षेत्र में जनता की कठिनाइयों के लिए भी संघर्ष किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। हमारी कोशिश है कि जैसे जनता की अपेक्षाएं पूरी कर सके और रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। कोटा, बूंदी, ये तमाम हारोड़ती क्षेत्र, ये हमारे सामाजिक राजनीतिक छात्र जीवन से हम यहाँ पर ही सब कुछ हमने अनुभव किया। यहीं सीखे, यहाँ की जनता का प्यार मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। और हमने इस सारे क्षेत्र में लंबे समय तक जनता के अभाव, कठिनाइयों के लिए भी संघर्ष किया। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तीसरी बार सरकार बनी और तीसरी बार जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, हमारी कोशिश होगी कि राज्य और केंद्र मिलकर, क्योंकि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, ये संयोग काफ़ी वर्षों बाद राजस्थान को मिला है। और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से दोनों सरकारें मिलकर यहाँ की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरी कर सकें और विकास के मॉडल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल के साथ साथ रोजगार सृजन के साधन उपलब्ध हो सके, ताकि नए नौजवानों को रोजगार मिल सके। आज मुझे खुशी है कि देश के अंदर नए प्राइवेट सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर जिस तरीके की प्राइवेट सेक्टर के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर लोग भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दुनिया के देश भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस तरीके की उत्सुकता है, आने वाले समय में इन सभी सेक्टरों के अंदर निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार। बढ़ते अगली खबर की ओर आगे। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर ईस्ट में आयोजित बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण भारत में बीजेपी का वोट शेयर तेजी से बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप भी किया है। ये चुनाव सचमुच में बड़े अद्भुत और अभूतपूर्व है। कांग्रेस गठबंधन ये कहता इंडी वाले कि जैसे उनको बड़ी सफलता मिली हो। कांग्रेस केवल 99 सीटों पर सिमट गई है, 99 के फेर में पड़ गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
शानदार सफलता प्राप्त की है। दक्षिण में भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे आंध्र, जहां भारतीय जनता पार्टी की पहले एक भी सीट नहीं थी, हमने 3 सीटें प्राप्त की है और 11.28% हमारा वोट शेयर है और पूरी तरह से कांग्रेस और बाकी पार्टियों को साफ करते हुए एनडीए ने अपनी सरकार बनाई है। न केवल आंध्र प्रदेश, अगर आप देखेंगे उड़ीसा में हमने क्लीन स्वीप किया है। देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यहां तक कि गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की पूरी मूवमेंट राम मंदिर अयोध्या की थी। शुरुआत अडवाणी जी ने थी, रथ यात्रा की थी और नरेंद्र मोदी जी ने उस रथ यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी। मैं संसद में सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और प्राण प्रतिष्ठा में अडानी अंबानी जी दिख गए हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं दिखा। साथ ही अयोध्या से इंडिया गठबंधन के नेता भी चुनाव जीते गए हैं। करता हूं पार्लियामेंट हाउस में आपने देखा होगा कि अजीब सी बात है, बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी। सही बात, शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवाणी जी को रथ पे देखा था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी। इनकी शुरुआत वहां हुई, राइट? ठीक है, रथ यात्रा चली और पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अडानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। अब उसका नतीजा बताता हूं। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, इंडी गठबंधन चुनिंदा प्रक्रिया देते हैं। तमिलनाडु में अवैध शराब के कारण जो कुछ हुआ उस पर वे चुप रहे। पश्चिम बंगाल में एक महिला पर खुलेआम हमला होने पर भी वे चुप रहे। यह चुनिंदा दृष्टिकोण उचित नहीं है, देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, जो ये इंडी अलायंस ये सेलेक्टिव रिएक्शन देते हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब को लेकर के जो इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें उनका चुप रहना, वेस्ट बंगाल में एक महिला के साथ खुलेआम पिटाई होते हुए वीडियो सबने देखा, उसमें उनका चुप रहना, ये सेलेक्टिव अप्रोच कतई ठीक नहीं है देश के लिए और देश हित में नहीं है।
बात करते अगली खबर की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के अवसर पर लखनऊ में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नेता मंत्री मौजूद रहे। वही कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर ब्रजेश पाठक ने संबोधित करते हुए उन्हें याद किया। आयोजित इस संगोष्ठी में हमारे बीच में उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सेना जी विजय भोरजी जी, पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। भारत की आजादी के बाद भारत माता को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आजादी के बाद जो देश में पहला मंत्रिमंडल केंद्र में बना था, नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को ठोकर मार करके भारत माता को अपने आप को समर्पित करने का काम किया। तो लोग कहते हैं जब हमारा बलिदान हुआ, हमने बलिदान दिया देश के लिए, तो हमारे जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष का भी बलिदान देश की सुरक्षा, देश की अखंडता के लिए और कश्मीर के लिए हमने किया, जो हमारे लिए बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो हमारा संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है, हम उस कमिटमेंट को लेकर लगातार जनता के बीच में रहे। धारा 370 एक ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का था, जिसे आप सबके प्रयास से 2014 के बाद देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और धीरे धीरे राज्यसभा का शक्ति संतुलन भी हमारे पक्ष में आना शुरू हुआ, तो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री जी ने धारा 370 को पूर्ण रूप से समाप्त करके देश में एक संविधान, एक विधान को जो लागू करने का माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो उन्होंने बलिदान दिया था, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आप सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी। बात करते अगली खबर की। जम्मू कश्मीर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला। मैं उन्हें नमन करता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर से विशेष रिश्ता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में कभी रुके नहीं। उन्होंने किसी पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना जीवन भारत माता की जय के विचार को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया है। आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर, जन्म जयंती पर मुझे जम्मू कश्मीर आने का सौभाग्य मिला है। मैं उन्हें भी याद करके जन्म जयंती पर नमन करता हूं। हम सबका बहुत ही विशेष रिश्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ तो रहा ही, लेकिन उनका विशेष रिश्ता और विशेष संबंध जम्मू कश्मीर से रहा। उनकी जीवन यात्रा में जम्मू कश्मीर एक विशेष स्थान रखता है और आज जब हम उनको जन्म जयंती पर याद कर रहे हैं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोग उनके जीवन को जब याद करते हैं तो एक बात हमेशा याद कीजिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में कभी रुके नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी स्थान के लिए उन्होंने जीवन नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपना जीवन भारत माता की जय के विचार को सुदृढ़ करने के लिए लगाया। यही हमको
याद कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक शिक्षाविद थे, बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, एक राजनेता थे, एक क्रांतिकारी वीर थे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार चंद दिनों की मेहमान है। 10 तारीख को उपचुनाव में कमल खिलेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि बीजेपी के चिन्ह का बटन दबाकर विजयी बनाएं। कांग्रेस को लाने से मिला क्या? इनके ज्वाला जी में विधायक है, वहां जाके हालत देख लो क्या, कुछ नहीं हो पाया। इनके साथ लगते क्षेत्र में चिंतपूर्णी में विधायक है, वहां देख लो हालत क्या, कुछ नहीं हो पाया। इनका उसके साथ लगते क्षेत्र में कुटलैड में कांग्रेस के विधायक वह कुछ नहीं है। नदौन में देख लो जहाँ मुख्यमंत्री है, वहां पर भी मुझे लीड मिली है लोकसभा के चुनाव में, मुख्यमंत्री को लीड मिली। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो राज्य की सरकार है ये चंद दिनों की, इनके दिन कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जरूरत है एक एक सीट को जिताने की। भाई और बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है, दिन हमारे पास मात्र 3 बचे हैं और इन 3 दिनों में सब दिन रात एक करके जुट जाएं और 10 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और होशियार सिंह जी को अपना। बिहार के कटिहार पहुंचे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि पिछले 2 घंटों से अस्पताल की बिजली गुल है। मैंने कहा कि आपको जितना मेगावाट का जनरेटर चाहिए मैं उपलब्ध कराऊंगा। निजी धन से अस्पताल को बड़ा जनरेटर देने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे लोग गर्मी में क्यों रह रहे हैं? कैसे आप लिफ्ट पे लोग मर जाएंगे, फंस गए, 2 घंटा से बिजली नहीं है। मैंने कहा है कि आप हमको चिट्ठी लिखिए, आपको मैं जिस मेगावाट का आपको जनरेटर चाहिए मैं आपको दूंगा, आप आउटसोर्सिंग से ना करिए। सिविल सर्जन साहब का रिक्वेस्ट ये था कि सर आप दे देंगे बाय सरकार, लेकिन उसको चलाएगा तो मतलब एनजीओ को बेनिफिट देने के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं गवर्नमेंट, जो गलत है। जब मैं खुद निजी पैसे से अस्पताल को बड़ा जनरेटर देने को तैयार हूं तो हमारी जनता क्यों गर्मी में रहे? और मैंने अभी एग्जीक्यूटिव को कहा है कि अविलंब आप इमरजेंसी 3 फेज को यहां करिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीआरएस में से कांग्रेस में शामिल हो रहे नेताओं पर बीजेपी नेता माधवी लता ने कहा, जितने भी जीते हुए विधायक सांसद कांग्रेस में जा रहे हैं उससे देश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ ही रहेगी। भैया अभी राहुल गांधी जी के बारे में क्या बताएं? इनके पुरखों ने कांग्रेस पार्टी से जितना तोड़ मरोड़, जितना हलचल मचा दी इस देश में, जैसे कि आप इमरजेंसी ले लो, या नहीं तो ये अपने संजय गांधी जी जो फैमिली प्लानिंग करवाए थे, सिर्फ हिंदुओं का जो करवाए थे, ऐसा बोफोर्स का जो निकालेंगे आप, राजीव गांधी जी का, इस प्रकार से आप जितने भी मुद्दे निकालेंगे ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर बाद में ये सारे लोग सभी को सबक सिखाने वाले बात कहते रहते हैं। जैसे कि हमारे 400 पार का नारा के बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने वाली बात कह रहे थे। हाँ, अभी देखिए उनका काम लोगों को अपनी तरफ खींचने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो आज भी वो वही कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात तो कह सकती हूँ कि जितने भी जीते हुए एमएलए एमपी को ये अपने तरफ करने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस देश को, क्योंकि इस देश के प्रजा भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ रहेंगे और इस बात को कोई बदल नहीं पाएगा। हाँ, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन ऑपोजिशन पार्टी चला रहे हैं। इनका तो यही काम है। ये भगवान को गाली देते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं,
फिर इलेक्शन के सामने अयोध्या चले जाते हैं। ये लोग कुछ भी बोल लेते हैं, क्योंकि लोग कांग्रेस में खास करके जब भी मैं राहुल गांधी जी के बारे में उनकी भाषण सुनती हूँ, उनका एक बात अगर शायद सभी ने भूल गए तो ये लोग अमेरिका के एग्जामिनेशन के बारे में बैठकर चंद लोगों को लगा के बात कर रहे थे। कभी आपने सोचा कि राहुल गांधी चंद लोगों को आजू बाजू लगाकर जो भी भाषण देते हैं वो लोगों को मुंडी हिलाने के अलावा कुछ नहीं पता रहता है। जो बोल रहे हैं इसके बारे में उन लोगों को